पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शूमो एक स्ट्रीट पर जाकर जो इस नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट है लेनी, उसकी एक अपॉर्चुनिटी को चुरा लेता है जो कि गेट पेंडेंट होता है जिसमें एक एंशिएंट इमॉर्टल के द्वारा छोड़ी हुई इनहेरिटेंस होती है। जो भी उस इनहेरिटेंस को ले लेगा फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टल बन सकता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उसी मार्केट के स्ट्रीट से जहाँ पर शूमो प्रोटैगनिस्ट लेनी की अपॉर्चुनिटी को चुराता है। तभी लेनी उस स्ट्रीट में उस गेट पेंडेंट को इंस्पेक्ट करता है, फिर उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से वो जेट पेंडेंट वो टूट जाता है और उसमें से दो लाइट की तरह रेज निकलती हैं और फिर वो दोनों ही दो ट्रेजर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उन्हें देखने के बाद लेनी कहता है, ओह तो ये अब भी यही है, चलो शुक्र है। प्लॉट भले ही थोड़ा बहुत चेंज हो गया है लेकिन फिर भी इतना नहीं कि मैं उसे कंट्रोल ना कर सकूँ। फिर वो उन दोनों ट्रेजर्स को ध्यान से देखता है और कहता है, द क्लाउड स्पिरिट बुक और क्लाउड स्पिरिट की। क्लाउड स्पिरिट की हेल्प से कोई भी इंसान क्लाउड स्पिरिट सीक्रेट रेल में एंटर हो सकता है और वहाँ पर एंटर करने के बाद वो इंसान बहुत ही आसानी से हेवनली रेल तक पहुँच सकता है। और इस सीक्रेट रेल में हेवनली स्पिरिट पैलेस नाम का एक पैलेस है जहाँ पर उसी एंशिएंट इमॉर्टल के द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स हैं जो कि इस टाइम पे इस वर्ल्ड में पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान उस पैलेस में एंटर कर सकता है तो उन सभी ट्रेजर्स को लेके काफ़ी पावरफुल लेवल तक कल्टीवेट कर सकता है। और अगर र्यूमर्स की माना जाए तो ये जो डिस्क है ये उस पैलेस में एंटर करने के लिए एक मिस्टीरियस की है और इसके बिना कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। फिर वो आगे सोचते हुए कहता है, इस लाइफ में जितना भी शो है उसे मैं रन करूँगा और मेरे थॉट्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और मैं अपनी इस लाइफ में अपनी पिछली लाइफ की तरह कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा और मैं अपनी इस लाइफ में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं आने दूंगा जिसकी वजह से लगे कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है मार्की मैंशन में जहाँ पर मिस्टर वैंग शूमो का वेलकम करते हुए कहता है, मिस्टर मार्की अब वापस आ गया। तभी शूमो अंदर जाते हुए कहता है, क्या खाना तैयार हो गया है? तभी जो मिस्टर वैंग होते हैं वो कहते हैं, जी मार्की। तो शूमो कहता है, चलो अच्छी बात है, चल कर खाना खाते हैं। तभी वो आगे चलने लगता है। फिर वो पूछता है, अच्छा वैसे ये चायांग का रूम कौन सा है? तभी जो मिस्टर वैंग होता है वो इशारा करते हुए कहते हैं वो। तभी शूमो कंफर्म करता है, ईस्ट विंग का 3rd रूम। तभी जो मिस्टर वैंग होते हैं वो कहते हैं जी। फिर शूमो कहता है, ठीक है आप चलिए, मैं चायांग को लिवा कर आता हूँ। इतना कहते ही शूमो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही शूमो चायांग के रूम में पहुँचता है तभी वहाँ की जो मेट्स होती हैं वो उसे सैल्यूट करते हुए कहती हैं, मिस्टर मार्की आप आ गए। तभी शूमो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, वैसे चायांग कहाँ पर है? तभी सीन शिफ्ट होता है चायांग के बाथरूम में जहाँ पर वो बाथ ले रही होती है और जो 2 मेड्स होती हैं एक उसके बाल धो रही होती है और दूसरी उसकी पीठ साफ कर रही होती है। चायांग की शक्ल देखने से पता चल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही है और वो इन दोनों की कंपनी में ज़रा कंफर्टेबल नहीं है। तभी चायांग होती है वो कहती है, बस बहुत हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया, जिसे देख के वो लोग को समझती नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज जाती हैं। तभी जो चायांग होती है कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ और ये सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी जब वो दोनों ये मीट सुनती हैं तो कहती हैं, ठीक है फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं, आप अपने आप से ही बात ले लीजिए। तभी चायांग तभी अपने सर को आधा पानी में कर लेती है और कहती है फिर जैसे ही वो लोग बाहर चली जाती हैं चायांग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है और वो जो बात होती है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करने लगती है क्योंकि वो हमेशा से ही मीडियोक्रिटी की लाइफ जी है उसने, इसीलिए उसे काफ़ी सारे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। और फिर स्पेशली जब कोई इंसान इस तरीके से उसके हाथ पैर धोए, उसके बाल धोए और उसकी फीट को साफ़ करे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर कोई इंसान ऑर्फनेज में रहता है तो उसकी सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तभी चायांग अपनी मुंडी को बैरल के ऊपर रखती है और कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी बात नहीं ली, लेकिन मानना पड़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है और मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने इतना आराम कभी महसूस नहीं किया। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर मार्की आप यहाँ आ गए। तभी बाहर से शूमो की आवाज़ आती है जो पूछते हुए कहता है, कहाँ पर है वो? तभी जो मेड्स होती हैं वो रिप्लाई करती हैं, मिस्टर मार्की वो अंदर हैं, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती हैं कि वो अंदर क्या कर रही है। और ये सुनते ही जो चायांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सीधा पानी में घुस जाती है और वो कहती है, मिस्टर मार्की यहाँ पे क्या मैंने कोई गलती कर दी? काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हो जाती है और मैंने कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, वो क्या करना चाहते हैं? तभी जो शूमो होता है वो गेट खोलता है और सीधा अंदर आ जाता है और वो अंदर का सीन देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो है वो बाथरूम है। तभी जो चायांग होती है पूरी की पूरी तरह से पानी के अंदर एंटर कर जाती है। फिर हल्का सा सर निकालते हुए कहती है, मिस्टर मार्की आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई काम है? तभी जो
शूमो होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और वहाँ से बाहर जाता है और फिर थोड़ा एम्बैरसिंगली कहता है, मैं बस ऐसे ही आया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिना नॉक करे नहीं आना चाहिए था, मैं भूल गया था कि तुम एक लड़की हो। चाओ यांग शर्माते हुए कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर मार्की। तभी शूमो कहता है, ठीक है कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है और जो चाओ यांग होती है वो एक प्रिंसेस ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आती है और वो कहती है, मिस्टर मार्की, मुझे काफ़ी देर हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझकर देर नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे कपड़े चूज़ करने में थोड़ी सी देर हो गई। तभी जो शूमो होता है वो उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर हल्का स्माइल करते हुए कहता है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है, अब से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी। ये सुनकर जो चाओ यांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। भले ही वो छोटी है लेकिन वो आखिरकार है तो लड़की ही, और अगर कोई भी लड़का उस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा तो सीधी सी बात है वो शर्मा तो जाएगी, स्पेशली शूमो जिसके लिए चाओ यांग के अंदर कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा गंदी और भद्दी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन शूमो उसे वहाँ से निकाल कर लाया और उसने बिल्कुल एक प्रिंसेस की ज़िंदगी दी है। इसीलिए उसके अंदर शूमो के लिए फीलिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। उन्हें एडॉप्टेड डॉटर और एडॉप्टेड फादर वाले तो नहीं कह सकते हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये कुछ डिफरेंट है। तभी जो चाओ यांग होती है वो कहती है, मिस्टर मार्की, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं इतना देर ना लगूँ। तभी शूमो होता है वो उसके अंदर एक्सप्रेशंस पे ध्यान नहीं देता है और मुड़ते हुए कहता है, चलो मेरे साथ आओ, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर मुझे तुमसे कुछ काम है। और इतना कहता ही शूमो वहाँ से चलने लगता है। तभी जो सामने मेड खड़ी होती है वो कहती है, मिस्टर मार्की प्लीज़ इधर से आइए। तभी वहाँ सामने का गेट खुलता है जहाँ पर चाओ यांग और शूमो खड़े होते हैं। उसके सामने बहुत सारे सर्वेंट्स लाइन से खड़े होते हैं और उसे सैल्यूट करते हुए कहते हैं, मिस्टर मार्की आपका खाना तैयार है, आप खाना खा सकते हैं। वहीं उसी रूम में एक बहुत ही डिलीशियस दिखने वाली टेबल लगी होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फूड होता है, और उसे देख के चाओ यांग के मुँह में पानी आने लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना डिलीशियस खाना दूर उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए उसके लिए जो ये खाना था ये किसी स्वर्ग में आने से कम नहीं था, और इसी वजह से उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों ही बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और अभी उन दोनों में से जो चाओ यांग होती है वो बहुत जल्दी खा रही होती है। उसने अपने एक हाथ में राइस डम्पलिंग ले रखा होता है और दूसरे हाथ में लेग पीस ले रखा होता है, और वो उन दोनों को बारी बारी से खा रही होती है। तभी जो उसके पीछे खड़ा वो सर्वेंट होता है जो कि उसे खाने में असिस्ट कर रहा होता है। वो कहता है, आप प्लीज़ धीरे से खाइए, ये तो खाना आपके गले में फंस जाएगा, बहुत सारा खाना है, ख़त्म नहीं होगा, आप आराम से खाइए, उसे समझाता है। और चाओ यांग को इस तरह से खाते हुए देख के उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पसीने की बूंदें थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर चाओ यांग को कुछ भी हो गया तो मिस्टर मार्की उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो चाओ यांग होती है वो उसकी बात नहीं सुनती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना डिलीशियस खाना कभी भी नहीं खाया था, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और फिर लास्ट में गप करके जो अपना एक बोल होता है सूप का वो उसे एक ही बार में पी के ख़त्म कर देती है। और फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत जल्दी अनएटिकेटली खाना खा लिया है, तो फिर वो बाहर जाकर शूमो से कहती है, मिस्टर मार्की मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे धीरे धीरे से खाना खाना चाहिए था, वैसे तो मैं इतना खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा खाना खा गई, मुझे खुद नहीं पता है। और वो ये सब कहते हुए काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि मिस्टर मार्की को उसकी ये सब आदतें अच्छी ना लगें और वो उसे फिर से उसी ऑर्फनेज में ना भेज दें, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी शूमो होता है वो किसी बात का रिप्लाई तो नहीं देता है, लेकिन वो अपने बगल में खड़े हुए सर्वेंट से कहता है, हेड्स अप से बोल दो अब तो दिन में 3 बार खाना बनाने के लिए। तभी सर्वेंट होता है, कहता है, किस मार्की, मैं समझ गया और मैं हेड शेफ से बता दूंगा कि अब से 3 बार खाना बनाने के लिए। तभी शूमो बिना चाय की तरफ देखते हुए कहता है, तो अगर अब तुम्हारा पेट भर गया है तो चलो मेरे साथ आओ। तभी शूमो होती है बिल्कुल एक मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करते हुए कहती है, सर, यस सर। तभी सीन चेंज होता है और जो शूमो होता है वो चाय को अपने साथ एक हॉल में लिवा के ले जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक सीक्रेट वॉल्ट होता है। फिर वहाँ से एक ट्रेजर निकालता है और वो चायांग देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तभी जो चायांग होती है वो देखती है तो उसके ऊपर लिखा होता है क्लाउड स्पिरिट बुक, और फिर शूमो कहता है, इसे ढंग से पढ़ो और इसे प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। तभी जो चायांग होती है वो पालथी मारकर एक फुटॉन पर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर कल्टीवेट करने का ट्राई करने लगती है। और इससे के ऑपोजिट जो शूमो होता है अपने आप से ही कहता है, जब लॉलेस विच इतनी ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस करेगी, पता नहीं वो फ्यूचर में जाकर कितनी ज़्यादा तबाही मचाएगी, और देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी मार्केट में, जहाँ पर वो जो शॉप का ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोसते हुए जेड के टूटे हुए पीस को फेंकते हुए कहता है, क्या किस्मत है मेरी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने उस जेड पेंडेंट को बहुत अच्छे से चेक किया होता और मुझे भी उसी खास चीज़ के बारे में पता चल जाता।
लेकिन क्या कर सकते हैं। और जब वो उस सब को कोस ही रहा होता है तभी वहाँ से एक आदमी चलते हुए आता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि वो यहाँ पर भी नहीं है। तभी जो शॉपकीपर होता है वो उस आदमी को देखते हुए कहता है, माफ़ करना, मैंने आपको देखा नहीं था। तभी वो जो आदमी होता है वो अपने ख्यालों में खोए हुए कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर उसके लास्ट ब्रेथ फील हो रही है और वो इसी के आसपास होना चाहिए। तभी वो जो आदमी होता है वो उस शॉप ओनर को देखता है और अपनी बाहों से एक स्क्रॉल निकालता है जिसमें फ़ोटो होती है और उस फोटो को उस शॉपकीपर को दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने इस जेट पेंडेंट को देखा है? और उस फोटो में जेट पेंडेंट होता है ये वही जेट पेंडेंट है जिसे शूमो इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट से छीन कर ले गया होता है। तभी सीन वापस से मार्की मैंशन में शिफ्ट होता है जहाँ पर सूमो चोयांग को ट्रेन करते हुए कहता है, अपनी बॉडी के अंदर हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करो। ये सुनते ही जो चोयांग होती है वो काफ़ी तरह कॉन्सेंट्रेट करती है और जो अपने आसपास ऑरा होता है उसे सेंस करते हुए उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखकर जो शूमो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद ही थी, इस विच के पास वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और ऐसे लोग लाखों में से एक होते हैं। लेकिन अगली पल जो विच होती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पे काफ़ी सारी पसीने की बूंदें आ जाती हैं और फिर वो खून की उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर जो शूमो होता है उसे अपने हाथ में उठाता है और सेंस करने लगता है कि चोयांग के साथ क्या प्रॉब्लम है। जो चोयांग होती है उसके चेहरे पे काफ़ी सारे पसीने की बूंद होती है और वो खांसना जारी रखती है। तभी जो शूमो होता है, जाओ और जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाओ। तभी पीछे से एक सर्वेंट होता है, कहता है, यस मिस्टर मार्की, और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सीन फिर से चेंज होता है उसी स्ट्रीट में जहाँ पर इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट लिनी ने एक ट्रेजर को सेंस किया था और वो उसी ट्रेजर के पास दौड़ के आता है और इस वक्त वो एक गेट के सामने खड़ा होता है जिसके अंदर से हल्की हल्की एनर्जी निकल रही होती है। तभी वो उसको धक्का देता है और अंदर चला जाता है ताकि वो देख सके कि ट्रेजर आखिरकार है क्या। तभी जब वो सामने देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता ये तो एक लड़की है। तभी सामने एक लड़की होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लू रोशे है जो कल्टिवेट कर रही होती है और उसकी बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही होती है और उसके आसपास का ऑरा इतना ज़्यादा कंडेंस्ड होता है कि वो हवा में उड़ रही होती है। तभी जो लिनी होता है अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़की है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए वहाँ से पीछे हटने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर खड़ा रहा और उस लड़की को लगा कि यहाँ पर उसे नुकसान पहुँचाने के लिए तो उसे पल भर में ही मार सकती है। लेकिन पीछे हटते वक्त उसका जो पैर होता है वो एक लकड़ी पर पड़ जाता है जिसके टूटने की आवाज़ होती है। ये देखकर जो लिनी होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और घबराते कहता है, नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता तभी उसे अपने पीछे से अपनी गर्दन पर एक नुकीली चीज़ महसूस होती है और फिर जब वो ध्यान से महसूस करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वही लड़की जो अंदर थी वो उसके पीछे खड़ी हुई है। और जैसे ही लूरोशी सेंस करती है कि उसके आसपास कोई है वो अगले ही पल लिनी के पैरों के नीचे पड़ी हुई लकड़ी को उठाकर सीधा उसे गर्दन पर रखते हुए पूछती है, तुम कौन हो? तभी जो लिनी होता है उसके चेहरे पे बहुत सारी पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो डरते हुए कहता है, मैं मेरा नाम लिनी है और मैं बचपन में ही अपने घर से निकाल दिया था। तब से मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं है और इस साल मैं लगभग 15 साल का हूँ। ये सब वो बहुत ही ज़्यादा कांपते हुए कहता है और जैसे ही लूरोशी नाम सुनती है लिनी उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और मनी मन कहती है, क्या ये? तभी लूरोशी कुछ सोचने लग जाती है और वो अपनी पास्ट मेमोरीज में खो जाती है। जहाँ पर वो थ्रोन पर बैठी होती है उसके सामने एक लड़का नील होता है और वो कहता है, योर हाइनेस, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और मैं आपके लिए इस वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा रेयर और प्रेशियस ट्रेजर्स आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। लेकिन तभी जो शूमो होता है वो पीछे से आता है और उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम इस पैलेस में अलाउड नहीं हो। तभी जो लूरोशी होती है वो सोचते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि लिनी इस बंदे के बारे में और इसके टैलेंट के बारे में पहले से जानता था? और अगर ऐसी बात है तो इस लाइफ में मैं इस इंसान का यूज़ करके बहुत ही सारे हेवन एंड अर्थ के प्रेशियस ट्रेजर्स को ढूंढ सकती हूँ और मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा सकती हूँ। नहीं तो मेरे लिए फ्यूचर में चलकर यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब भी लूरोशी होती है वो उस पेड़ की लकड़ी को ज़मीन पर फेंक देती है और जब लिनी ये देखता है कि वो जो लड़की है उसने उसके गले से वो नुकीली लकड़ी हटा ली है तो वो ज़मीन पर अपने घुटनों के ऊपर गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, हाँ चलो शुक्र है कि कम से कम ये एक लकड़ी की टहनी थी, अगर कहीं तलवार वगैरह होती
तब तक मेरी गर्दन कट चुकी होती। तभी जो बगल से लिरोशे होती है वो कहती है, क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा कि तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो और ट्रेजर ढूंढने में मेरी हेल्प कर सको। ये सुनकर जो लेनी होता है वो थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, ये ऐसा तो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जो लिरोशे होती है वो अपनी भौं कसते हुए कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? फिर जो लेनी होता है वो थोड़ा शर्माते हुए स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है चाओयांग के रूम में, जहाँ पर चाओयांग एक बेड पर लेटी हुई होती है और उसके बगल में ग्रे रोब में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो उसे चेक कर रहा होता है। और कुछ देर बाद वो शूमो की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर मार्की, भले इस लड़की के पास टियानले मिस्टीरियस बॉडी है, लेकिन जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसीलिए ये लड़की इतना ज़्यादा खाना खाती है। तभी जो शूमो होता है वो पूछता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं ये लड़की कल्टीवेट नहीं कर सकती है? तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है, मिस्टर मार्की, मैं इस लड़की के लिए कुछ पोशंस को तैयार कर सकता हूँ जो कि इसकी बॉडी के जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन सभी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, लेकिन जब भी फ्यूचर में कल्टीवेट करेगी तो इसे बहुत ही ज़्यादा दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर ये एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाएगी। और इतना दर्द झेलना नॉर्मल ह्यूमंस की बस की बात नहीं है। बाकी इस लड़की की विल पावर पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा विल पावर है और ये पावरफुल बनने को लेकर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और ये अपनी स्ट्रॉन्ग विल के अकॉर्डिंग ही पावरफुल कल्टीवेटर बन पाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी इस चीज़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब शूमो ये सुनता है तो शूमो को समझ में आ जाता है इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर है। तभी लीनी थोड़ा जल्दी से पूछता है, लेकिन क्या? तभी जो डॉक्टर होता है वो अपनी गोटी को सहलाते हुए कहता है, अगर मिस्टर मार्की एक एंशिएंट इमॉर्टल जेड क्रस्ट ढूंढ सकते हैं तो वो स्पिरिचुअल हर्ब इस लड़की की बॉडी में जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन सभी को इम्प्रूव करने के साथ साथ इसकी बॉडी की मसल्स और बोन्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से इस लड़की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और वह कल्टीवेशन में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो इसकी वजह से जो जितनी भी इसकी सिक्वेली है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसकी वजह से इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी नहीं फेस करना पड़ेगा। ये सुनते ही जो सूमो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो इन सभी मटेरियल्स को कहाँ पर ढूंढ सकता है। तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है, मिस्टर मार्की, तो अब मैं चलता हूँ। तभी जो सूमो होता है वो गेट पर जाता है और डॉक्टर जैंग को अलविदा करते हुए कहता है, डॉक्टर जैंग, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही वो गेट बंद कर लेता है और जैसे वो गेट बंद करता है तो चायांग होती है उसकी आँखें खुल जाती हैं। तभी उसे अपने कानों में शूमो की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि उससे कहता है, तो क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तभी जो चायांग होती है ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा फर्म टोन में कहती है, यंग मास्टर, भले ही ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेकिन चायांग ने आपसे प्रॉमिस किया था और वो अपने प्रॉमिस को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगी और वो हर हालत में कल्टीवेट करेगी। तो ये सुनने के बाद जो शूमो होता है वो कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। तभी जो चायांग होती है वो कहती है, यंग मास्टर, मुझे इस दर्द से डर नहीं लगता है और मैं यंग मास्टर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और कितना भी दर्द सह सकती हूँ। चायांग बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करेगी। ये सुनते ही शूमो चायांग से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगी। फिर अपनी बात को और कंटिन्यू करते हुए कहता है, कल हम दोनों एक ट्रिप पर जाएंगे। तभी पीछे से चायांग होती है वो कहती है, जी यंग मास्टर। फिर सूमो चायांग को कपड़े बंधी हुई एक चीज़ देता है और कहता है, ये लो, ये इस पॉली में बंधा हुआ एक सैचे है जो कि तुम्हारे दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और उस कपड़े बंधे हुई चीज़ को रिसीव करने के बाद जो चायांग होती है वो कहती है, यंग मास्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के समय, जहाँ पर चायांग अपने रूम में लेटे हुए पैर हिला रही होती है और उस कपड़े बंधे हुए चीज़ को देखकर मनी मन मुस्कराते हुए कहती है, मैंने यंग मास्टर से एक सैचे रिसीव किया। यंग मास्टर सच में मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। लेकिन कुछ सोच कर वो अचानक से हड़बड़ा कर उठ बैठ जाती है और कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट कर सकती हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद जो चायांग होती है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और कहती है, क्या यही वो दर्द है जो यंग मास्टर ने कहा था? लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, मैं इसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह के समय, जब शूमो डाइनिंग हॉल में एंटर करता है तो वो देखता है कि चायांग जल्दी जल्दी खाना खाने में लगी हुई है। और जैसे चायांग देखती है शूमो तैयार होकर आ गया है तो बिना रुके हुए कहती है, यंग मास्टर, गुड मॉर्निंग, मैं बस तैयार ही हूँ। ये देखकर जो शूमो होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खा लो।
हम तुम्हारे खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर कुछ देर बाद जब चायांग का पेट भर जाता है तो कहती है, यंग मास्टर मेरा खाना हो गया, अब हम लोग चल सकते हैं। ये सुनते शूमो कहता है, अच्छी बात है, अब मुझे ज़रा कस के पकड़ो और हाँ, मेरे ऊपर उल्टी मत कर देना।